लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में आज बात करेंगे मिल्कीपुर में उपचुनाव के ऐलान के साथ तेज हुई जुबानी जंग की। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। इसके साथ ही बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव से बीएसपी और कांग्रेस की दूरी की, यानी टक्कर सीधे बीजेपी और एसपी के बीच होगी। इसके अलावा बात होगी बीजेपी ने 2027 के डीपीए प्लान की, एसपी के पीडीए के खिलाफ बीजेपी का दलित पिछड़ों और अगड़ों पर रहेगा फोकस। और फिर बात होगी संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर, कोर्ट में सुनवाई की, वहीं एक और जगह मंदिर की जमीन पर ईदगाह को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। वो आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार के साथ। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उपचुनावों में वोटों की लूट हुई थी। मिल्कीपुर उपचुनाव में भी प्रशासन काम पर लगेगा। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश सिर्फ आरोप लगाते हैं। अगर वोटों को प्रभावित करना आसान है तो खुद अखिलेश ऐसा क्यों नहीं कर पाए। प्रशासन की तरफ से जहां उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं जानते हैं अब कि क्या है मिल्कीपुर की जनता के मन में। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। अखिलेश ने जहां हाल ही में उपचुनाव में सरकार पर धांधली करने का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसे वोटों को प्रभावित किया जा सकता है तो अखिलेश खुद ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो लोग बाहर बैठे हैं जिनके पास कोई नीतियां सिद्धांत नहीं है, उन लोगों को जनता भाव नहीं दे रही, तो उनको ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके कहीं जन समर्थन 1, 2, 4 व्यक्ति का हो तो समर्थन प्रभावित करके लिया जा सकता है, लेकिन आम जनता का जन समर्थन बेजा प्रभाव का इस्तेमाल करके कोई हासिल न कर पाया है, न कोई हर पाएगा। अगर ऐसा होता तो तमाम सरकारें अखिलेश यादव जी भी सत्ता में रहे, वही क्यों नहीं प्रभावित करके अब तक सरकार बना ली है। अखिलेश यादव ने एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिल्कीपुर उपचुनाव पर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर के लिए भी दावा किया जा रहा है। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। अखिलेश यादव के आरोपों और मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव को लेकर सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि मिल्कीपुर में अखिलेश को पहले से ही हार दिख रही है, इसलिए वोट लूट का आरोप लगा रही है। सांसद ही 2000 से हारे, कैसे हार सकते थे? हार ही नहीं सकते थे। 2200 से हमारे एमपी हारे। निष्पक्ष चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बेधड़क अपना वोट डाल सकता है। कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें प्रेशर है किसी बात का है। उन्हें हार दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर प्रत्याशी जीतेंगे मिल्कीपुर में और बहुमत से जीतेंगे। उनको पहले से हार है तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इस उपचुनाव में कुल 3.70 लाख वोटर हैं। इसमें 1,92,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,77,000 महिला वोटर्स। चुनाव के लिए 255 बूथ और 414 मतदान स्थल बनाए जाएंगे। चुनाव के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और हमारे टोटल बूथ जो हैं वो 414 बूथ मध्य स्थल हैं और मतदान केंद्र 255 हैं। इस पूरे इलेक्शन को कराने के लिए हमने पूरे विधानसभा को 4 जोन में बांटा है और 41 सेक्टर में बांटा है। हमारे जितने भी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती हो चुकी है, एक ट्रेनिंग भी हो चुकी है और लगातार हमारे जितने भी इस चुनाव से संबंधित जो प्रभारी अधिकारी हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का डंका बज चुका है। मिल्कीपुर की जनता का कहना है कि वो विकास के लिए वोट करेगी। कुंदरकी का वहाँ का परिणाम लोग देख रहे हैं और पूरे उपचुनाव में 9 सीटों पर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। मिल्कीपुर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्लियर है कि अयोध्या की हार का बदला
मिल्कीपुर की जनता आपकी ले लेगी, इसी में जो कुछ है। मिल्कीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा निश्चित तौर पे। क्या इसकी वजह क्या है, क्यों? वजह योगी जी जो है लोकप्रिय हैं, मोदी जी लोकप्रिय हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। ऐसे में एसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का ध्यान रखा जाएगा। आरक्षण और संविधान की रक्षा को पार्टी मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच रखेगी। खुद अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। वहीं बीजेपी मिल्कीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। सीएम योगी 1.5 महीने में ही अयोध्या के 15 दौरे कर चुके हैं। मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। दिल्ली में अखिलेश ने आप को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं मिल्कीपुर में कांग्रेस बगैर शर्त अखिलेश को समर्थन दे रही है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान किया। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो बाकी 9 यूपी के उपचुनाव की ही तरह इस बार भी मैदान में नहीं उतरेंगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि कांग्रेस यूपी में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में नहीं लड़ी, तो अब मिल्कीपुर उपचुनाव भी नहीं लड़ेगी, लेकिन एसपी को समर्थन जारी रहेगा। उपचुनाव कोई लड़े नहीं है, हमने 9 चुनाव नहीं लड़ा, अब 10वां भी चुनाव जो हो रहा है वो भी नहीं लड़ेंगे। हम अपने संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। कि हम नहीं लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम निश्चित तौर से जो लड़ेगा उसका सहयोग करेंगे। बात सियासी बिसात की करें तो इसके एवज में दिल्ली में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। नवंबर में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एसपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। मिल्कीपुर से सटी कटेरी सीट पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से बड़ी जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी और मिल्कीपुर ने इस बात को फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि हम अजीत प्रसाद को जिता करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, अपमान का बदला हम समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद को जिताकर अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार को जिताकर एक पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कांग्रेस और एसपी दोनों पर तंज कसा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने एसपी के आगे घुटने टेक दिए हैं। क्या विकास में कमी आ गई थी? इसके कारण बताना चाहिए विपक्ष को। आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं विपक्ष में, वो सवाल खड़ा कर रही हैं और एक तरह से बीजेपी के फायदे के लिए जो बात है वो कही जा रही है कि क्षेत्रीय दल को नुकसान होगा। जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो विपक्ष में है। क्या नुकसान होगा क्षेत्रीय दल को? क्षेत्रीय दल अपना नुकसान देखेगा। वहीं बीएसपी ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया है। यूपी में हुए उपचुनावों में बीएसपी को मिली करारी हार के बाद मायावती ने हार से सबक लेते हुए उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था और वो अपने उसी फैसले पर कायम रहेंगी। बहुत उत्साह के साथ उपचुनाव में भाग लेने वाली बहुजन समाज पार्टी के लिए 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव फायदेमंद साबित नहीं हुए। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, उसी तरह उपचुनाव में भी उनको उम्मीद से बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में वो नहीं उतरेगी। 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीएसपी ने काफी खराब प्रदर्शन किया था। कुंदरकी और मीरापुर में उसके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके थे। वहीं कटेहरी और मजवा में ही उसके उम्मीदवार करीब 18% वोट ही हासिल कर सके थे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के पीडीए की गांठ खोज ली है। बीजेपी अब अपना डीपीए प्लान लेकर आई है। बीजेपी ने विपक्ष के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जवाब में प्लान डीपीए यानी दलित पिछड़ा और अगड़ा तैयार किया है। बीजेपी के डीपीए पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा। एसपी का कहना है कि नकल करने से बीजेपी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। वहीं बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के चुनावों में डीपीए फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ 2027 के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने एसपी के पीडीए वाले नारे के खिलाफ अपना डीपीए वाला नारा तैयार किया है। यानी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर बीजेपी ने भी दलित पिछड़ा और अगड़ा का अपना नया फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने संगठन में जगह भी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार संगठन में बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की है। जो आरक्षण की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने संगठन में भी लागू किया है। मंडल अध्यक्षों के तहत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 33% से ज्यादा महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया है। यही नहीं, सिखों को भी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में जगह दी है। चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा लक्ष्य बना रही है और उसकी तैयारी में भी जुट गई है। विपक्ष के पीडीए के जवाब में डीपीए के जरिए बीजेपी अपने सेनापति तैयार कर रही है। कुछ लोग पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास कभी करते नहीं है। केवल जाति विशेष के लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने मंडल अध्यक्ष बना रही है तो न केवल उसमें सभी जातियों का समावेश करने का काम कर रही है, बल्कि आधी आबादी को भी पर्याप्त हिस्सेदारी देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अपने संगठन में लागू करके दिखाया। बीजेपी ने 1500 मंडल अध्यक्षों के चयन में डीपीए फॉर्मूले के तहत दलित पिछड़ा और अगड़ों को पर्याप्त भागीदारी देकर बूथ स्तर पर विपक्ष को चित करने की योजना तैयार की है। मंडलीय स्तर पर के वहाँ के अध्यक्षों में उन्होंने 33% महिलाओं को अपना एक स्थान दिया है, सवर्णों को भी दिया है, दलितों को भी दिया है, पिछड़ों को भी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो एक बात करती है उसको उस व्यापक रूप में लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास। तो मुझे लगता है कि उसी नीति के तहत सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी संप्रदायों का को साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने संगठन स्तर से ये प्रयास किया है। बीजेपी के इस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। उसका कहना है कि बीजेपी सिर्फ नारे दे सकती है, लोगों के मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि असली मुद्दों से लोगों को भटकाती है। बीजेपी चाहकर भी एसपी की पीडीए वाली काट नहीं ला पाएगी। केवल डीपीए नारा दे देने से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि केवल नारा देना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नारे बहुत भाजपा ने दिए हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, 2 करोड़ रोजगार, और ये उसी तरीके का जुमले वाला नारा है डीपीए। बीजेपी के पीडीए का फॉर्मूला उसके संगठन में नजर आने लगा है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के चयन में पिछड़ों को मौका दिया है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, गुज्जर, जाट, लोधी, निषाद, राजभर, मल्लाह, कश्यप, बिंद, चौहान, दलितों में गौतम, पासी, धोबी, सोनकर को मौका दिया है। बड़ी संख्या में वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के चयन में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी दी है। पहला मौका है जब बीजेपी ने मंडल और बूथ अध्यक्षों पर महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व दिया है। बीजेपी के 1500 मंडल अध्यक्षों में 623 ओबीसी, 408 दलित समाज और 480 अगड़े वर्ग से मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी ने पहली बार बूथ और मंडल स्तर पर महिलाओं को जिम्मा दिया है। बीजेपी ने 280 से ज्यादा महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी अनुसूचित जातियों तक पहुंचने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। यह अभियान 11 जनवरी से शुरू होगा और 2 हफ्ते तक चलेगा। इस अभियान का नाम संविधान गौरव अभियान है। यह अभियान उन जिलों में ज्यादा केंद्रित होगा जहां दलित आबादी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी 5 लकड़ी की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं है।
वो कोई रणनीति बनाए, उनके पास कोई रणनीति नहीं है। उनकी जो कुनीतियां हैं, उन कुनीतियों को जनता लगातार नकार रही है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर हार रहे हैं, इसलिए वो घबरा रहे हैं और बौखलाए हुए हैं। बीजेपी 2027 के लिए डीपीए वाला नया फॉर्मूला लाई है। यही वजह है कि बीजेपी दलित और पिछड़ों के साथ अगड़ों को भी साधने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने संभल के जिला कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। संभल कोर्ट में भी जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर केस में अगली सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। वहीं चंदौसी में एक और धर्मस्थल पर विवाद शुरू हो गया है। मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से ईदगाह बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल के मंदिर मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट अब 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर इसकी सुनवाई करेगा। वहीं संभल कोर्ट में भी जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर केस पर सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च रखी हुई है। सर्वे रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद आज पहली सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमा पेश हुआ हमारी तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको दाखिल किया गया। उसकी कॉपी कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली है और 5 मार्च मुकदमे में लगा दी गई। अच्छा, आज आपकी तरफ से दिल्ली में जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल किया गया, जिसमें कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले यहाँ तय होगा, उसके बाद में जो इंडिया का मामला है 91 वाले एक्ट को प्रेस बरसी जाती। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में इंटरनेट की कॉपी दी है, जिस पर वो आपत्ति दाखिल करेंगे। देखिए, वो पता नहीं क्या वो एक नेट की निकली हुई कॉपी दी है, उन्होंने हमें तो दिखाई नहीं है और कोर्ट ने भी उसको नहीं पढ़ा है, लेके रख लिया है, तो उस पर हमें आपत्ति देनी है, देखेंगे क्या करना है। संभल के चंदौसी में एक और धर्मस्थल पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू नेता ने आरोप लगाया है कि मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से ईदगाह बनाई गई है। लेकिन सपा सरकार में वहाँ का ईदगाह का जो अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया, मुस्लिम धर्मस्थल का निर्माण वहाँ कर दिया है। और पिछले हमने जो सब सपा सरकार थी तो वहाँ वो मीनारे बना रहे थे ईदगाह पर, तो हमने काफ़ी प्रयासों से आंदोलन किया और हमने शिकायतें करी प्रशासनिक अधिकारियों को, तब वो जाके उसकी मीनारें रुकी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस ईदगाह को इतना ऊंचा कर दिया है, जो हमारा मंदिर ढक दिया है, उसका आवागमन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। संभल में एएसआई की 3 सदस्यीय टीम ने सौधन किले का निरीक्षण किया। टीम ने किले के अंदर मौजूद कुएं को देखा और बारीकी से निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। संभल में हिंसा के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें संभल में मौजूद हैं। संभल दंगे के आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ जारी है। वहीं बिजली विभाग की टीमें लगातार बिजली चोरी के खिलाफ छापे मार रही हैं। एसपी के सांसद और विधायक के इलाके में 29 घरों में फिर से बिजली चोरी उजागर हुई है। पहले भी इन घरों में बिजली चोरी मिली थी। एक बार फिर ये 29 घर फिर से बिजली चोरी में शामिल हो गए हैं। बिजली विभाग ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली जिसमें जेपीसी के सदस्यों को प्रस्तावित कानून के बारे में जानकारी दी गई। 39 सदस्यीय जेपीसी की बैठक में कानून मंत्रालय के जरिए दिए गए प्रेजेंटेशन पर अपनी राय रखी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने इस दावे पर सवाल उठाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से खर्च कम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने की है। इस बैठक में जेपीसी के सदस्यों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसकी जरूरत और पूर्व में दी गई सिफारिशों को भी समिति के सामने रखा गया।
बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 37 सांसद मौजूद रहे। मीटिंग में कानून मंत्रालय ने लगभग 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बिल को लेकर अपनी राय रखी। जेपीसी की बैठक में सभी सदस्यों को नीले रंग का ब्रीफकेस दिया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से पेश बिल से संबंधित दस्तावेज थे। हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस, ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद के पिछले सत्र में केंद्र सरकार ने बिल पेश किया था, जिसके बाद में जेपीसी को भेज दिया गया। 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहा है और जेपीसी की बैठक के दौरान भी विरोध खुलकर सामने आया। लॉ मिनिस्ट्री के प्रेजेंटेशन के बाद विपक्षी सांसदों ने बिल का जमकर विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने बिल को संविधान की भावना के खिलाफ बताया, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने पूछा कि खर्चा कम करना जरूरी है या लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक ने भी बिल को संविधान के खिलाफ बताया। हम लोग इस पक्ष में नहीं हैं। जिस तरह की व्यवस्था आज देश में है, ये व्यवस्था अपने आप में बहुत सोची समझी सुलझी हुई व्यवस्था है। हमारे जो संविधान सभा के विद्वान जन रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट हुआ संविधान का, वो अपने आप में परिपूर्ण है। मैं नहीं समझता इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई भी आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। आप अपने आज सत्ता में हैं तो आप अपने पैसे के दम पर और सत्ता के दम पर आप पूरे देश में तानाशाही का माहौल पैदा करना चाहते हैं और सरकार को पता है 2/3 बहुमत उनके पास है नहीं, ये सिगूफे छोड़ रही है। लोकतंत्र में कल्पना करें 2027 में हमारा चुनाव ड्यू है, तो आप 2 साल के लिए कराएंगे या 5 साल के लिए कराएंगे या 2 साल को पोस्टपोन करेंगे। विपक्ष बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बता रहे हैं। देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहले से होता रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया उसके बाद से ही ये स्थिति यहाँ पर हुई। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक हुई। सरकार देश में एक साथ चुनाव को जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।